तो भाइयों अभी अभी UFC 319 इवेंट खत्म हुआ है और इसमें हामजा चिमाएव ने ड्रीकस डुप्लेसिस को डोमिनेशन के साथ हराया और इस फाइट को जीत के अब वो बन चुके हैं UFC के नए अनडिस्प्यूटेड मिडिलवेट वर्ल्ड चैंपियन। वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ फाइट्स के अंदर, हामजा चिमाएव की डोमिनेशन किस तरीके से निकल के आई, साथ ही साथ UFC 319 में बाकी की फाइट्स का रिजल्ट क्या रहा, मैंने जो आपको प्रेडिक्शंस बताई थी उसमें से कितनी प्रेडिक्शन सही हुई कितनी गलत हुई, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। सबसे पहले अपने प्रेडिक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब स्कोर्स यहाँ पर एक प्रेडिक्शन हमारी गलत हुई और जो फर्स्ट प्रेडिक्शन फाइट की थी वो थी चेज हुपर वाली, और इसके अलावा जितनी भी प्रेडिक्शंस मैंने आप सबको बताई थी वो सारी प्रेडिक्शंस यहाँ पे सही हुई। बट स्टिल मैं यहाँ पर भी आप सबको बोलूंगा, इवन दो मेरी प्रेडिक्शन आज सही हो चुकी है, ये प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती थी और आगे आने वाले इवेंट में भी गलत हो सकती थी। आज सही होगी इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सही होगी। जो चेज हुपर वाली प्रेडिक्शन गलत हुई वो समझ सकते हो कि चेज हुपर ने बहुत रेकलेसली फाइट करा, सिर्फ 1-2 सेकंड बचा था उस राउंड में, अगर वो बंदा थोड़ा और कंपोजर के साथ फाइट करता तो मोस्ट प्रॉब्ली वो फाइट भी जीत सकता था। बट यहाँ पर नॉनदलेस यहाँ पर वो प्रेडिक्शन गलत हुई। बट उसके अलावा MVP वाली प्रेडिक्शन सही हुई। उसके बाद मैंने लेरोन मर्फी का प्रेडिक्शन आपको बताया था। बहुत सारे बंदे यहाँ पर एरन पीको के साथ जा रहे थे, लेकिन लेरोन मर्फी ने यहाँ पर बहुत अच्छा काउंटर दिखाया और एक स्पिनिंग बैक एल्बो से यहाँ पे फिनिश निकाला। फिर कार्लोस प्राटिस की प्रेडिक्शन यहाँ पे सही हुई और फिर मेन इवेंट में हामजा चिमाएव की भी प्रेडिक्शन सही हुई। तो ये एक बहुत अच्छा इवेंट गया हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से। बट टचवुड यहाँ पर इस इवेंट में अच्छा गया, जरूरी नहीं अगले इवेंट में भी जाया जाएगा। ये चीज़ मैं अभी भी एम्फेसिस करके आप सबको बता रहा हूँ, इवन तो बहुत बार बोल दिया मैंने, बट स्टिल आप समझ सकते हो कि प्रेडिक्शन चीजें हैं, ये थोड़ा बहुत लक का भी फैक्टर होता है इसके अंदर। अब एक एक करके मेन कार्ड की फाइट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले काय आसाकुरा और टिम एलियट की फाइट थी। काय आसाकुरा को डोमिनेट करा और बेसिकली भाइयों ये अब चीज एक सेट हो चुकी है UFC 319 के बाद कि UFC का लेवल लिटरली टॉप पे है। कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें अच्छे फाइटर्स होंगे, डेफिनेटली अच्छे फाइटर्स होंगे, लेकिन UFC से अच्छे फाइटर्स कहीं भी नहीं है। सबसे बेस्ट वर्ल्ड के मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर्स UFC के अंदर है और लिटरली हर इवेंट के बाद ये और ज्यादा सॉलिडिफाई होते ही जा रहा है। काय आसाकुरा जिसको राइजन का एक बहुत बड़ा कंटेंडर माना जा रहा था और बहुत सारे लोग उसके लास्ट लॉस के बाद भी कह रहे थे कि चलो सीधा टाइटल शॉट पे भेज दिया, जल्दी रश करा दिया, लेकिन यहां पर भी उसको यहां पर एक लॉस लेना पड़ गया टिम एलियट जैसे फाइटर के अगेंस्ट, जिसको एक आउट ऑफ द प्राइम फाइटर कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है, उसकी एज हो चुकी है। बट स्टिल टिम एलियट ने उसको डोमिनेट करा और ग्राउंड गेम काय आसाकुरा का बहुत ज्यादा वीक है, इस फाइट के बाद पता चल गया और उसकी वीकनेस बहुत ज्यादा एक्सपोज हुई है। उसको एक लंबा टाइम लेना पड़ेगा अगर उसको UFC में अपना टाइम स्पेंड करना है और UFC में अच्छा कैरियर बनाना है। एक लंबा टाइम लेके अपनी ग्राउंड की स्किल्स को एलिवेट करना पड़ेगा। स्ट्राइकिंग नो डाउट अच्छी है, बहुत फास्ट स्ट्राइकिंग, बहुत स्नैपी पंचेस है, बट ग्राउंड गेम बहुत ज्यादा वीक है। जैरेड कैनोनियर वर्सेस माइकल वेनम पेज की फाइट हुई थी और ये फाइट अपने आप में ही बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग फाइट भी थी और बहुत ज्यादा डिफरेंट फाइट थी। मैंने आप सबको पहले ही बताया था माइकल वेनम पेज का फाइटिंग स्टाइल भाई बहुत अलग है। जैरेड कैनोनियर सिर्फ एक ही तरीके से उसको हरा सकता है और मुझे भाई खुद इस चीज में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं जिस तरीके से आपको बताता हूं कि फाइट्स किस तरीके से जाएगी वो सही हो जाती है। प्रेडिक्शन भले गलत हो जाए बट मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि फाइट इस तरीके से जा सकती है। जैरेड कैनोनियर एक ही चीज कर सकता है, वो माइकल वेनम पेज को जकड़ ले और उसको ओवर पावर कर दे, ओवर साइज कर ले, वरना उसके अलावा माइकल वेनम पेज पे स्पीड अच्छी थी, स्ट्राइकिंग ज्यादा अच्छी थी, स्पीड का एडवांटेज क्लियरली दिखा। फर्स्ट 2 राउंड्स में तो उसने जैरेड कैनोनियर को बहुत ज्यादा डोमिनेट करा स्ट्राइकिंग के अंदर, बट थर्ड राउंड में माइकल वेनम पेज से खुद से गलती हुई और जैरेड कैनोनियर ने उसका फायदा उठाया और पूरे राउंड फिर जैरेड कैनोनियर ने माइकल वेनम पेज के ऊपर निकाला और अपने साइज का बेसिकली एडवांटेज दिखाया। साइज बहुत ज्यादा बड़ा था एज कंपेयर टू माइकल वेनम पेज। हालांकि MVP ने भी साइज गेन करा था बट जैरेड कैनोनियर अपने आप में पूरा श्रेडेड दिखता था, बट स्टिल वो फाइट के लिए एनफ नहीं था और जैरेड कैनोनियर यहाँ पर हार गया और फाइट यहाँ पर माइकल वेनम पेज जीता। यहाँ पर फाइट हुई थी कार्लोस प्राटिस वर्सेस जियोफ नेल की और ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक फाइट थी और इसका जो नॉकआउट निकल के आया है, ट्रस्ट मी भाइयों, ये नॉकआउट ऑफ द ईयर भी जा सकता है। लिटरली फर्स्ट राउंड के लास्ट सेकंड, लिटरल 4 मिनट 59 सेकंड पे ये नॉकआउट निकल के आया है और जियोफ नेल को जिस तरीके से नॉकआउट करा, एक स्पिनिंग बैक एल्बो से नॉकआउट करा है कार्लोस प्राटिस ने। अब लास्ट फाइट जो कार्लोस प्राटिस की थी, हालांकि उन्होंने UFC में एक बहुत खतरनाक 4 फाइट की विनिंग स्ट्रीक, चारों नॉकआउट्स यहाँ पे फर्स्ट राउंड नॉकआउट्स निकाले थे उन्होंने और उसके बाद फिर यहाँ पर इयन गैरी से हारा था। तो बहुत सारे लोग डाउट कर रहे थे कि वेल्टरवेट डिवीजन में शायद ये सिर्फ ऐसे एक फन फाइटर है, ये कभी चैंपियनशिप में नहीं जाएगा, बट कार्लोस प्राटिस ने आज जियोफ नेल को जिस तरीके से नॉकआउट करा उसने डेफिनेटली कहा कि हाँ एक फॉल्टर आया, एक थोड़ा हिकअप आया उसके कैरियर में, बट डेफिनेटली वो एक बहुत
हाई लेवल फाइटर और उस तरीके से वो फाइट करेगा, फोकस्ड रहेगा, तो इन फ्यूचर टाइटल कंटेंशन में भी जा सकता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर अपने को मेन इवेंट फाइट की, जिसने बहुत सारे लोगों के यहाँ पे डाउट्स क्लियर करे। एरन पीको वर्सेस लेरोन मर्फी की फाइट थी और ये एक शॉर्ट नोटिस फाइट थी, बट स्टिल यहाँ पर लेरोन मर्फी की बेटिंग ऑड्स अगर आप देखोगे 2.55x मिल रहा था जब लेरोन मर्फी को इतना बड़ा अंडरडॉग डाल दिया गया था एरन पीको के अगेंस्ट। लेकिन आप में से जो भी बंदा थोड़ी बहुत भी फाइट एनालिसिस करना जानता है और थोड़ी बहुत भी फाइट को ऐसे डीपली देख सकता है, तो उसको ये पता था कि एरन पीके उस तरीके का कंपटीशन फेस करके नहीं आया था। हालांकि फाइट कोई भी जीत सकता है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, बट आप एनालिसिस करते हैं फाइट का तो बहुत ईजिली ये पता चल रहा था कि एरन पीको की हाइप कुछ ज्यादा ही बनाई जा रही है। लेरोन मर्फी जिसने डैन ईगे, जॉश एमेट जैसे फाइटर्स को हरा रखा है, खुद अनडिफीटेड है, 8, 9, 10 फाइट्स की उसकी विनिंग स्ट्रीक है यहाँ पर यूएफसी के अंदर, और उसको यहाँ पर डाला गया है एरन पीको के अगेंस्ट जिसका रिकॉर्ड 13-4 का है। और जिस अपोनेंट्स को एरन पीको ने बेलाटोर के अंदर हरा रखा है उसके खुद के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है। वो 3 फाइट की विनिंग स्ट्रीक जिसमें एरन पीको था, वो तीनों फाइटर्स के आप रिकॉर्ड्स जाके देखोगे, वो एरन पीको से फाइट करने से पहले खुद या तो लूजिंग स्ट्रीक पे थे या एरन पीको से फाइट करने के बाद एक लंबी लूजिंग स्ट्रीक पे गए थे, और 12-8, 12-10, 27-10 ऐसा रिकॉर्ड था उनका। तो वो उतने हाई लेवल कैलिबर अपोनेंट नहीं थे एज कंपेयर टू जो लेरोन मर्फी ने फाइट करे थे, और यही चीज़ मैंने नोटिस करी थी। और मुझे उस समय बहुत डाउटफुल लगा था कि लेरोन मर्फी को इतना बड़ा अंडरडॉग डाल देना जस्ट बिकॉज कि वो एक शॉर्ट नोटिस फाइट पे है, बट ये बहुत ज़्यादा गलत था और इसीलिए एरन पीको के इस तरीके का रिजल्ट आया। और ये चीज़ भाई अब कहीं ना कहीं सीमेंटेड हार्ड एज हो चुकी है कि यूएफसी फाइटर्स का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है बेलाटोर के फाइटर्स से। और मैं ये चीज़ बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ ऊपर है, बहुत हाई लेवल फाइटर्स हैं यूएफसी के, जो यूएफसी का जो कंपटीशन है वो कोई और ऑफर नहीं कर रहा है इस टाइम पे, चाहे वो वन चैंपियनशिप हो, चाहे वो बेलाटोर हो, पीएफओल हो, राइजिन हो, इनविक्टा एफसी हो, एमएफएन हो, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबका जो कंपटीशन पूल है वो भी बहुत ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू यूएफसी। यूएफसी के अंदर लिटरल बेस्ट फाइटर्स फाइट कर रहे हैं, किलर्स इसे कहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये फॉल्टर्स कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो फाइटर्स यूएफसी से बाहर जा रहे हैं तो वो चैंपियन बन जा रहे हैं, बाहर के चैंपियंस यूएफसी में आ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। पाचे मिक्स को भी सिमिलर तरीके से हाइप किया गया था, उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी निकल के नहीं आई। पैट्रिसियो पिटबुल को कह सकते हैं उसने अच्छा फाइट बैक दिया, बट स्टिल वो फाइट नहीं जीत पाया, और आज एरन पीको नॉकआउट ही हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रूव होती है कि यूएफसी के फाइटर्स बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर अपने मेन इवेंट फाइट की। मेन इवेंट फाइट थी यहाँ पर ड्रीकस डुप्लेसिस हमजा चिमाएव की, और पर्सनली अगर आपसे मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मैं भाइयों यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। अब मैंने आप सबको बोला था, मेरी खुद की यहाँ पर प्रेडिक्शन थी कि हमजा चिमाएव इस फाइट को जीतेगा, बट मुझे कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था कि ड्रीकस डुप्लेसिस बहुत वॉर वाली फाइट डालने वाला, हमजा चिमाएव के लिए इतना ईजी नहीं होने वाला। अगर आप देखोगे स्कोर कार्ड्स तो ये एक लिटरल डोमिनेशन था, और डीडीपी जैसे हार्ड अपोनेंट और डीडीपी जैसे ड्यूरेबल और टफ फाइटर को इस तरीके से रैगडॉल कर देना, मतलब हमजा चिमाएव की जो ग्रैपलिंग स्किल्स है ना वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। ड्रीकस डुप्लेसिस ने पोस्ट फाइट जो ऑक्टागन इंटरव्यू हुआ उसके बाद उसने ये बोला कि पावर में उसने उतना ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ या उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में डिस्क्रिपेंसी फील नहीं हुई, बट हमजा चिमाएव की स्किल्स बहुत ज़्यादा थी। उसको ये पता था हमजा चिमाएव को कि ड्रीकस अगला क्या करना था, और उसीलिए वो प्रिपेयर्ड था, इसलिए वो कभी भी वो लॉक से या क्रूसिफिक्स पोजीशन से निकल के नहीं आ पाया, और हमजा चिमाएव ने इसलिए उसको ग्राउंड पर डोमिनेट करा, ऐसा यहाँ पे ड्रीकस डुप्लेसिस का कहना है। तो सबसे पहले तो ड्रीकस डुप्लेसिस को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट, उस बंदे ने अपनी लॉस को एक्सेप्ट करा, और ऐसा ही होना चाहिए चैंपियन, यानी कि बाद में यहाँ पर एक्सक्यूजेस देने लग जाए, नहीं मैं ये करता तो मैं ये जीत जाता, मैंने लास्ट में उसको हरा ही दिया था, बस बच गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं, ड्रीकस डुप्लेसिस ने पूरी तरीके से अपना लॉस फेयर एंड स्क्वायर एक्सेप्ट करा है। भाइयों यहाँ पर हमजा चिमाएव की रेसलिंग की जितनी तारीफ करो उतनी ज़्यादा कम है। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इसको बोरिंग फाइट कर रहे हैं, तो इसका रीज़न यही है कि भाइयों बोरिंग फाइट सिर्फ एक फाइटर नहीं करता। अगर हमजा चिमाएव यहाँ पे रेसलिंग कर रहा था तो ड्रीकस डुप्लेसिस को किसी ने रोका नहीं था कि वो रेसलिंग को काउंटर करके स्ट्राइकिंग ना करे, या वो फाइट को एंटरटेनिंग बनाने से ड्रीकस को किसी ने रोका नहीं था। इट्स जस्ट हमजा चिमाएव इतना डोमिनेंट था कि ड्रीकस डुप्लेसिस को पास कुछ था नहीं करने के लिए, एग्जैक्टली किस तरीके से काउंटर करे उसको पता नहीं था। तो ड्रीकस डुप्लेसिस को जो फैंस है उसको कहीं ना कहीं हमजा चिमाएव को ये क्रेडिट देना पड़ेगा। हमजा चिमाएव अब यहाँ पर यूएफसी का मिडिल वेट चैंपियन बन गया, और फाइनल यूएफसी में हमजा चिमाएव अब चैंपियन बन गया। ये एक रियलिटी बन के आ चुकी है। हालांकि 2-3 साल लेट हो गया हमजा चिमाएव को, बट स्टिल बहुत हाई लेवल फाइटर है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है मिडिल वेट डिवीजन में, तो भाई बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई भी फाइटर इस टाइम पर उनको हरा पाएगा। नेक्स्ट फाइटर मुझे ऐसा लगता है तो चैलेंज कर सकता है कायो बोहायो है, थोड़ा बहुत शायद बहुत सारे लोग राइनर डेरेडर को भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का और नाम निकल के आ रहा है, नासरुद्दीन इमावोव का। तो आई डोंट थिंक सो नासरुद्दीन इमावोव उतना ज़्यादा कोई थ्रेट पोज
पोजेस करता है, क्योंकि वो स्ट्राइकिंग करता है ज़्यादा, वो रेसलिंग में उतना विश्वास नहीं रखता। तो दो फाइटर्स जो मुझे ऐसा लगता है कि हमजा चिमाएव को अब टक्कर दे सकते हैं मिडिल वेट डिवीजन में, वो है राइनर डिरिडर और कायो पिहायो। बट यहाँ पर हमजा चिमाएव की हाइप और यहाँ पर हमजा चिमाएव की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, तो इन दोनों फाइटर्स को भी कुछ बहुत क्रेजी करना पड़ेगा हमजा चिमाएव से बेल्ट लेने के लिए। रही बात यहाँ पे ड्रीकस डुप्लेसिस की कि क्या उनको रीमैच मिलेगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट रीमैच तो बहुत कम चांसेस है कि ड्रीकस डुप्लेसिस को मिलेगा, क्योंकि जब आप डोमिनेट होते हो इस तरीके से क्लियरली दिखता है कि स्किल गैप है, तो इमीडिएट रीमैच का कोई यहाँ पर पॉइंट बनता नहीं। अगर आज के टाइम पे इमीडिएट रीमैच मिल भी जाता है 4 महीने बाद, हमजा चिमाएव सेम चीज़, बहुत चांसेस होंगे कि हमजा चिमाएव सेम चीज़ कर ले। तो हमजा चिमाएव से अगर फाइट करनी है ड्रीकस डुप्लेसिस को, तो उनको वापस से मिडिल वेट डिवीजन में विंस रैकअप करनी पड़ेगी और फिर उनको टाइटल शॉट मिलेगा। भाइयों यहाँ पर UFC 319 इसी के साथ कंक्लूड होता है। मैं जल्द यहाँ पर एक पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी यहाँ पर एक वीडियो डाल दूंगा आप सबके लिए यहाँ पर, और उसे यहाँ पर डिकोड करके आपको बताऊंगा कि हमजा चिमाएव ने क्या बोला है अपने प्लान्स के बारे में। साथ आप सब ऐसे ही UFC से अपडेट रहने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे पिन कॉमेंट्स में डाल दूंगा, उसको चेकआउट कर लेना। बाकी आप सबके हिसाब से UFC 319 इवेंट किस तरीके का था, आप सबने एंजॉय करा, आपकी कितनी प्रेडिक्शन सही हुई, गलत हुई, आपके हिसाब से फाइट बोरिंग थी, नहीं थी, मुझे सारी चीजें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आप सबके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं हम सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।